साबिक चीफ फायर ऑफिसर काजिम अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने इन्हें मुख्तलिफ मौक़ों पर रेस्क्यू की सरबराही करते हुए देखा। हम इनसे बात करेंगे। काजिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ऐसी सूरत में क्या ऑप्शंस होते हैं रेस्क्यू इदारों के पास? क्या स्ट्रेटजी कोई बनाई जाती है मुश्तरका जिसमें काम किया जाता है? जी, ऐसा है कि ये जो इंसिडेंट्स है ना, पहले याद होगा आपको एक फायजा हाइट का इंसिडेंट हुआ था नॉर्थ कराची में। जी, ठीक है। तो इसी तरह के इंसिडेंट्स पहले भी हुए, लेकिन ये बड़ा सबर आजमा काम है रेस्क्यू करना। तो इसमें लोग जो है 28-28 दिन बाद भी जिंदा बच जाते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि मलबे को अननेसेसरी मूवमेंट ना दें। सही। मलबे में पॉकेट्स बन जाते हैं, उन पॉकेट्स के अंदर लोग बच जाते हैं और उनके लिए फायदा है। का मुझे याद है कि 3 दिन बाद वहां से बंदा जो है वो निकला। इसी तरीके से मरगला टावर पे हमारी टीम काम कर रही थी, वहाँ पे औरत को हमने 4 दिन बाद निकाला। उसके बाद जो कोई आया उसके अंदर 28 दिन बाद लोग जिंदा निकले। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि लोग जो मूवमेंट करते हैं ना और अननेसेसरी मलबे को हिलाते जुलाते हैं, उसमें जो पॉकेट्स बने हुए होते हैं वो पॉकेट जो है वो हिल जाते हैं। और इसमें पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए होता है ताकि अंदर से कोई आवाज दे रहा हो तो वो आवाज आ सके। ऐसे ही? हाँ, नहीं, उसमें पहले आवाज दी जाती है, ठीक है, बाकायदा। और उसके बाद एक ट्रैप पर्सन लोकेटर होता है फायर डिपार्टमेंट के पास, वो इवन आपकी हार्ट बीट को भी जो है ना वो सुन लेता है। उसके सेंसर डाले जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। वो सेंसर जब डाले जाते हैं तो वो सेंस करते हैं कि अगर बंदा जिंदा भी है ना और बोल भी नहीं सकता है तो उसकी हार्ट बीट भी सेंस हो जाती है उसके अंदर। ठीक है। तो लेकिन इन तमाम चीजों के लिए उस एरिया का कॉर्डन ऑफ होना और अननेसेसरी आवाजें जितनी भी हैं उनका खामोश होना, लोगों के मूवमेंट का रुकना बहुत जरूरी है। क्या नाम बताया डिटेक्टर का आपने काजिम साहब? ट्रैप पर्सन लोकेटर, TPL। ठीक है, ट्रैप पर्सन लोकेटर कहलाता है। ठीक है। तो ये किस तरह काम करता है हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि पहले जो छोटे छोटे पत्थर उन्हें हटा लिया जाए, फिर साइलेंस का ऐलान किया जाए और फिर उसके बाद भी लगाया जाए। किस तरह करते हैं आप इसे? देखें, इसके ना 5 स्टेप्स होते हैं रेस्क्यू के। सबसे पहले आप जाते हैं वहाँ पे, जाके पूछते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्या हुआ क्या है। उसके बाद कुछ लोग जो है सामने होते हैं, उनको आप फौरी तौर पे वहाँ पे से हटाते हैं, जो रेस्क्यू हो जाते हैं, जो कि फ्रंट पर होते हैं सामने। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आधे दबे हुए होते हैं, उनके आधे से दबे हुए होते हैं और आधे से फ्री होते हैं, उनको भी फिर किया जाता है। गेट फार्मा का वाकया हुआ था मेरे जमाने में, उसके अंदर हमने 4 दिन बाद उसकी शायद तस्वीरें वगैरह भी पड़ी हो गई। तो वो जो है ना बाकायदे स्टेप्स हैं। उसके बाद जब ये काम हो जाता है, जो आपका स्लाइटली ट्रैप पर्सन होते हैं उनको निकालते हैं उनमें भी, और उनको इंश्योरेंस करवाई जाती है कि आप जो है ना इंशाल्लाह बच जाएंगे। वहीं पर उनको फर्स्ट एड दी जाती है। चावला गोदाम का एक वाकया हुआ था, उसके अंदर एक बंदा 3 दिन बाद मैंने निकाला इसी तरीके से। तो उनको भी फौरन नहीं निकालना और मलबे को हटाते हैं ना, पता ही नहीं किस बीम के ऊपर कौन सी चीज जो है वो अटकी हुई है और कौन सा पॉकेट वहाँ छुपा हुआ है कि उसे हिलाएं और अंदर जो शख्स सांस ले रहा है उसको नुकसान हो जाए। रिवर्स ये इंजीनियरिंग है, पूरी इंजीनियरिंग है इस अंदर। जिस तरह बिल्डिंग बनती है इसी तरह से बिल्डिंग हटती है। ये एक दिन का काम नहीं है। और इसके अंदर जो है ये आपका जब ये स्टेप्स हो जाता है जो स्लाइटली आपके सामने आ जाते हैं, उसके बाद जो लोकल बिल्कुल जो लोग अंदर है ना, जो बिल्कुल नहीं दिख रहे, उनके लिए फिर एक लिसनिंग, कॉलिंग एंड लिसनिंग का स्टेज होता है कि आप कॉल करें और वो जवाब दें, या वो किसी डंडे को मारें अगर वो बोल नहीं सकते या उनकी आवाज नहीं आ रही तो किसी चीज को। उसमें ये होता है, देखें पहले तो मैनुअली होता था, अभी मैंने आपको बताया ट्रैप पर्सन लोकेटर होता है। पहले टीम होती थी 11 आदमियों की। वो टीम क्या करती थी, मुख्तलिफ जगहों पे वो उस जगह पे फैल जाती थी और फैलने के बाद आवाज मारती थी कि कोई है तो आवाज दे। जब वो ये आवाज मारते थे, पहले एक बंदा मारता था, उसके बाद सब कान लगा के सुनते थे उस मलबे पे कि कहीं से कोई आवाज तो नहीं आ रही, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। उसके बाद दूसरा बंदा मारता था आवाज। इस तरीके से 11 आवाजें लगती थी। सही समझा? और नीचे से आवाज को कान लगा के सुना जाता था। ये वो तरीका है। देखें, ये जितनी भी आपका रेस्क्यू के ऑपरेशंस होते हैं, जलजला आ गया, बिल्डिंगें गिर गई, हर एक के पास TPL नहीं होता, ट्रैप पर्सन लोकेटर नहीं होता। ये ट्रेनिंग्स होती हैं बगैर किसी इक्विपमेंट के आपको काम करना होता है वहाँ पर। ठीक है। तो ये जो है आपका, उसके बाद जो है ना हैवी मशीनरी का इस्तेमाल बिल्कुल ममनू है। ठीक है, हैवी मशीनरी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। अच्छा, अगर ये जो मीडिया शोर मचाता है कि जी देर हो रही है,
इतने घंटे गुजर गए, शाम हो रही, आपको लगता है कि इससे भी परेशानी में इजाफा होता है, दबाव पड़ता है रेस्क्यू वालों पर? आप ये कह रहे हैं बहुत आसाब शिकन इंतजार करने वाला काम है ये। भाई ऐसा हुआ, मैं देखें आपको बताऊं, फाइजा हेड का वाकया हुआ जी। उसके अंदर हमारी अब जो रेस्क्यू की टेक्निक्स हम उन्हीं को अपना रहे थे। इंतजामिया ने कहा नहीं भाई बहुत प्रेशर है, हटाएं इसको। उन्होंने तीसरे चौथे दिन जो है वहां से लोगों को जो ना मलबे को हटाना शुरू किया। लोगों के हाथ पांव निकल रहे थे उसमें, ठीक है। और उसके बाद आप सुने इसमें ये रात की शिफ्ट जब आई तो मैं वहां से चला गया, तो स्मेल आ रही थी, चौथा दिन था। तो मैंने जो मेरा डिलीवर आया उसको मैंने कहा कि यार देखो यहाँ पे एहतियात करना, कोई बॉडी है, बदबू आ रही है। तो वो भी बेचारा शहीद हो गया कि जो जिसको मैंने चार्ज दिया, तो वो जब वहां पे रहे तो सुबह मैंने अखबार में पढ़ा वहां से एक बंदा जिंदा निकला। वही जगह जहाँ से बदबू आ रही थी ना, जब वहां पे एहतियात की तो एक बंदा जिंदा निकल आया दूसरे दिन। और जब चौथे दिन यानी कि मैं तो आ गया रात को, लेकिन दूसरे दिन जो है वो बंदा जिंदा निकला है, लेकिन वो हादसे का। अच्छा काजिम साहब, आप ये बता रहे हैं कि ये जो ट्रैप्ड पर्सन लोकेटर है ये इतना हसास होता है, ये मुख्तलिफ मकाम कि ये जो शख्स अगर अंदर फंसा हुआ है उसकी दिल की धड़कन भी सुन लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इतना ज्यादा वो सेंसिटिव है। और अभी तो कुछ रिपोर्ट्स और स्नेक आई भी आए हैं, ठीक है ना। क्या हमारे पास पाकिस्तान में ये कराची में ये सहूलतें हैं? हमारे पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी, बहुत कॉम्पिटेंट है, ठीक है। जब मनगला का वाकया हुआ था, जो आपका अर्थक्वेक आया था 2005 का, इस्लामाबाद, जापान, अमेरिका, तमाम जगहों से टीम आई थी। उसमें बेस्ट टीम जो थी वो कराची फायर सर्विस को करार दिया गया था। जरा टेक्निकली इनको काम करने दें। अगर आपने प्रेशर डाला, मैनेजमेंट ने प्रेशर डाला, वो फिर वो जो स्टेप्स है वो पूरे नहीं होंगे। और अगर स्टेप्स पूरे नहीं हुए, लेकिन बंदा जो बच गया है ना, वो इंशाल्लाह जो है ना कहीं पे भी नहीं जाए। उसको अब उसको बचाना है जो बच गया। ठीक है काजिम अली, ये भी बताइए कि अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद कितना वक्त दरकार है, क्योंकि ये जो जगह है काफ़ी कंजस्टेड है, यहाँ पर रेस्क्यू जो इक्विपमेंट है वो आने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अंदर जो लोग हैं वो जिंदा ही हैं? बिल्कुल ऐसी ही पॉसिबिलिटी है। और इसके अंदर जो है ना आपको जो लोग निकल गए हैं ना, वो आपको इन्फॉर्म भी करेंगे, लोकेशन भी बताएंगे। और उसके बाद जो है ना बाकायदा आप जब कॉलिंग एंड लिसनिंग का प्रोसीजर करेंगे तो वहाँ पर लोग अंदर से आपको इन्फॉर्म करेंगे। अच्छा काजिम साहब, कम्युनिकेशन, मेरी बात थोड़ी सी सुन लें। कम्युनिकेशन आपकी अगर बहाल हो गई तो उसके बाद क्या होगा, वो अंदर की तमाम पोजीशंस आपके पास आ रही होंगी। लेकिन ये तमाम जो है उसके बाद आपका जो है ना इसमें गेंती, बेलचे और इस तरह की छोटी मशीनरी इस्तेमाल, बल्कि हाथ से मलबा हटाया जाता है। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था काजिम अली साहब कि हमने देखा है कि ह्यूमन चेन एक बनाई जाती है और एक शख्स दूसरे शख्स को पत्थर पास कर रहा होता है पहले, और ताकि क्योंकि ये मलबा फौरन सामने तो जमा किया नहीं जा सकता, इसके लिए काफी दूर कोई जगह होनी चाहिए और क्रेन की वजह से करने के बजाय ह्यूमन चेन हो जो एक हाथ से दूसरे हाथ में पत्थर ट्रांसफर करे। उसकी वजह ये नहीं है कि दूर आपको ट्रांसफर करना है, उसकी वजह ये है कि कोई भी हैवी मशीनरी की मूवमेंट उस एरिया में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यानी कि ऐसा ना हो कि उसकी धमक से वो पिलर्स बैठ जाए। बना हुआ है जो आपका पॉकेट बना हुआ है वो खत्म हो सकता है ना। अच्छा। तो उस जगह पे मूवमेंट नहीं, बिल्कुल फायर ब्रिगेड को वहाँ पे छोड़ दें, रेस्क्यू टीम को छोड़ दें, बिल्कुल लोग हट जाएं। अभी जो कुछ हो गया वो हो गया। इसके बाद बचाने का मेरा अपना हादसा हुआ, मेरे ऊपर 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी और जो आपका ट्रेनिंग मुझे ये कह रही थी कि मुझे वहीं पे रुकना है और टेबल के नीचे बैठ जाना है। मैं वहाँ पे बैठ गया, सिटी कोर्ट के सामने वाकया हुआ, 28 लोग जख्मी हुए सीरियस, और मैं उसी मलबे में से 3 दिन बाद वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह सलामत निकल आया। तो अच्छा, ये अब आपने एक ऐसी बात बता दी काजिम अली साहब के सवालात पे एक नया दर खुल गया है। तो कैसी फीलिंग होती है? 3 दिन आप फंसे रहे, आप बता रहे हैं एक टेबल के नीचे जो आपकी ट्रेनिंग में आपको सिखाया था, तो आपको हर लम्हे, हर गुजरते लम्हे ये लगता है कि बस अब मामला तमाम हो गया, कोई वजन मेरे ऊपर आएगा और मेरा दम घुट जाएगा? हाँ देखें, आपको याद होगा एक भोज का वाकया हुआ था अर्थक्वेक का, अगर आप 2001 की बात है जिसमें कराची में ज़लज़ला आया था। जी जी। तो उस वक्त
मैंने भी ये स्टडी किया कि यार क्या करना चाहिए कि वो नीपा में वो थी सेमिनार, उसमें प्रेजेंटेशन थी मेरी, तो उसमें यही था कि भाई मूवमेंट नहीं करनी, उसी जगह पे रुकना है। अगर बिल्डिंग गिरे, चाहे अथुई का है या वैसे कोई बिल्डिंग गिरती है, तो अपने उसी जगह पे रुके। तो यही अभी अब अथुई की इत्तला आती है, तमाम लोग बिल्डिंगें खाली कर रहे होते हैं, जबकि आप उसको देखेंगे, सर्च करेंगे तो उसका रियली ये कि उसी जगह पे रुकना है आपको, किसी भी जगह कवर लेना है। अब पूरे कराची जो है नीचे की तरफ भाग रहा होता है, अगर भागते हुए कोई चीज गिरेगी तो वो तो आपके सर पे गिरेगी, आपका बचने का चांस ही खत्म हो जाएगा। तो ये पूरी एक इमरजेंसी साइंस है, इसको लोगों ने बिल्कुल एक आम उस पे लिया हुआ है, लेकिन इसकी जो है ना बहुत जरूरी है। मीडिया भी उल्टी सिमत में चल रहा होता है और लोग भी उल्टी सिमत में चल रहे होते हैं। वो लोग जो कि टेक्निकली साउंड नहीं है, वो लोग जो है मुख्तलिफ बातें बता रहे होते हैं, तो वो डिफिकल्टीज पैदा करते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि जिस दौरान आप फंसे रहे इतनी देर के लिए, उस दौरान क्या क्या फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि उस वक्त तो आप बचा नहीं रहे थे, आप तो खुद फंसे हुए। मेरी अपनी फीलिंग्स तो ये थी कि यार मैंने पढ़ाया था कि भाई लोग बाद में मलबे पे आ जाते हैं, मशीनें चलाते हैं और जो चांसेस होते हैं खत्म हो जाते हैं। तो मुझे सबसे ज्यादा डर यही था कि यार कहीं मैं जो है ना वो मलबा हटाने से जो है ना हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें मुझे कोई इम्पैक्ट ना हो जाए। तो ये चीजें, तमाम जो चीजें मैंने पढ़ी हुई थी वो मेरे दिमाग में चल रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से मलबा हटा और तरीके से जो है ना मुझे निकाल दिया गया। अच्छा, बात लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जेब में टेलीफोन है, मोबाइल फोन है और वो राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त इस इलाके में काफी यानी वो है, इस इलाके में मोबाइल सर्विस इस वक्त बंद है। आप समझते हैं कि अगर हम कुछ देर के लिए मोबाइल सर्विस यहाँ रिस्टोर करें तो हेल्प हो सकती है? बिल्कुल कम्युनिकेशन तो आपका बैकबोन होती है किसी भी इमरजेंसी ऑपरेशन की। कम्युनिकेशन उस एरिया के अंदर बहुत जरूरी है, ठीक है। उस एरिया के अंदर कम्युनिकेशन अंदर वाले लोगों के साथ बहुत जरूरी है। इस वक्त फौरी तौर पे जो ना अगर ऐसा है तो कम्युनिकेशन जो है ना उसको बहाल करने की जरूरत है। कासिम अली साहब, कितनी ढारस मिलती है उस शख्स को जो अंदर दबा हुआ हो, कोई पुकार कर पूछे कि तुम जिंदा हो और वो अगर बोल सकता है तो बोल कर, वरना किसी चीज से धपा कर धमक करके वो बताए कि हाँ मैं यहाँ हूँ और आपको सुन सकता हूँ। उसके लिए कितनी हौसला अफजा बात होती है। देखिए बताया ना, जो मैंने एक आपको मेडिसिन कंपनी का बताया था, वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था, डस्ट एक्सप्लोजन। उसके नतीजे में बिल्डिंग गिरी थी और ये तमाम स्टेप्स इसी तरीके से हमने किए। बाकायदा एक बंदा था, उसको पता ही नहीं था, उसको हमने कॉलिंग एंड लिसनिंग पे लिया, उसने हमें बताया, उसके पीछे से हमने दीवार काटी और दीवार काट के उसको निकालने की जब कोशिश की तो उसका पाँव नीचे एक कुर्सी में हुआ था। उस कुर्सी को रिलीज करने के लिए हमें ऊपर से पूरा मलबा हटाने में 1 दिन लगा। वो वहां तक लेकिन अगर उससे हम बात उसको करते रहे, जबरदस्ती निकालने की कोशिश करते उसका पाँव जो है ना कट जाता, वो काटना पड़ जाता। सही, ठीक है। तो हर चीज मलबे के अंदर एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो रुकी हुई होती है, उस मलबे से चीजों को निकालना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, जो फंसे हुए तक पानी पहुंचाना, ये आपने बताया कैमरा आ गया है स्नीक करने वाला, वो क्या है? अभी मैं बताऊं, इसी के अंदर एक बंदा था, वो जो है ना आधा दबाव था आधा बाहर था, ठीक है। तो अगर हुआ तो आपसे शेयर कर दूंगा, अगर नहीं तो तस्वीर कोई एक नंबर हुआ आपका, तो उसको जो है हम एश्योरेंस करवाते रहे, वहीं पे उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देते रहे। 2 दिन बाद उसको जो है ना बाकायदा तरीके से निकाला। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि नहीं दिख रहे थे, जो कि कॉलिंग लिसनिंग से मिले हमें। बहुत सारे फौरन जाते ही मिले वहां जाते ही पहला सवाल ये होता है क्या हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन है इंसिडेंट की, ठीक है। उसके बाद जो है ना वहाँ पे जितने लोग सरफेस पर होते हैं उनको आप फौरी तौर पे एम्बुलेंसेस में डालते हैं, ये बाकायदा स्टेज है। दूसरा स्टेज ये होता है कि जो लोग सामने दबे हुए आधे और उनको आप देखते हो। फिर तीसरा स्टेप ये होता है कि जो अंदर लोग हैं उनको कॉलिंग एंड लिसनिंग से आप देखते हो, ठीक है। उसके बाद जो है रिमूवल ऑफ डेब्रिस होता है, वो भी मैनुअली। 5वां स्टेप होता है मशीनरी का इस्तेमाल। हमारे वहाँ जितने जब हमारे पास कोई, आप कह रहे हैं कि जब हमारे पास इम्कानात मालूम हो जाते हैं किसी के बचने के, फिर हम हैवी मशीनरी ऑपरेशन शुरू करते हैं। उसके बाद जाके हमारे वो मशीनरी से स्टार्ट होता है। अभी एक्सीवेटर और ट्रैक्टर और ट्रॉली जिनका उस इलाके में भी दाखिला ममनू है ना, उनके लिए लोग कोशिश कर रहे होंगे लेकर आ जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा कासिम अली साहब, आपका गोदाम था, मैं हाउस पे पर था। मैं इस वाकये के हवाले से आपको कासिम अली साहब एक सवाल करना चाहूँगा। 5 मंजिला इमारत है, तो जिस वक्त इमारत गिरती है तो जब हम रेस्क्यू का काम शुरू करते हैं, सबसे पहले जो सामने के हिस्से में लोग मुकीम होते हैं उनकी बचाने का अमल शुरू होता है। जो फ्रंट पर, इमारत के फ्रंट के हिस्से में मौजूद होते हैं या जो टॉप फ्लोर पर मौजूद होते हैं, उनको सबसे पहले रेस्क्यू मिलती है। सरफेस पर मौजूद है। अब वो फ्रंट पे थे, पीछे थे, कहीं पे भी थे, जो पहले हैं सबसे
सबसे पहले आप उनको हैंडल करते हैं जो जख्मी है वहाँ पे ना, ठीक है। उनको आप एम्बुलेंसेस वगैरह के जरिए से वहाँ से रवाना करते हैं और उसको कहते हैं आपका रिकन्संस स्टेज, उस वक्त आप ब्रेकिंग करते हैं और सरफेस कैजुअलिटीज जो होती है ना उनको आप हैंडल करते हैं। दूसरा होता है स्लाइटली ट्रैप पर्सन्स, जो लोग आधे दबे हुए हैं आधे बाहर है, दूसरा स्टेप शुरू हो गया, ठीक है। तीसरा होता है वो लोग जिनका आपको पता ही नहीं है, ठीक है, टोटली ट्रैप पर्सन, उनके लिए आप कॉलिंग एंड लिसनिंग का प्रोसीजर करते हैं। चौथा होता है रिमूवल ऑफ डेब्रीज, रिमूवल ऑफ डेब्रीज फ्रॉम आपका मैनुअल तरीके से, हाथ के जरिए, रिले के जरिए, चेन के जरिए, ठीक है। और पांचवा स्टेप होता है रिमूवल डेब्रीज बाय दी मशीन्स। अच्छा, अभी हम, मुझे लगता है कि हम जो शुरू के स्लाइटली ट्रैप्ड और इनिशियली ट्रैप्ड से हम निकल आए हैं और अब हमें जो हम सूरत हाल देख रहे हैं वहां से सबर आजमा, ये वाला स्टेप्स जो है ना, ये तो बहुत सबर आजमा। कॉलिंग एंड लिसनिंग के मसले में अगले पर आ गए। कॉलिंग लिसनिंग, ठीक है, ट्रैप पर्सन लोकेटर, तमाम जो भी आपके इक्विपमेंट होते हैं, जो गैजेट्स इनके पास मौजूद हैं, स्नेक आई, कैमरा, ये तमाम चीजें ये यूज करें, ठीक है। और वहाँ पे आप ये कह रहे हैं जो फायर ग्रुप है, फायर रेस्क्यू ग्रुप है, ये हमारा सलाहियत रखता है, काबिल एतमाद है, कॉम्पिटेंट है। मैंने आपको बताया कि जो 8 अक्टूबर 2005 का ज़लज़ला था उसके अंदर दुनिया भर की टीम आई थी, उस पे FWO का मुकाबला भी वो लोग स्कोरिंग कर रहे थे उसमें बाकायदा, तो वो ट्रॉफी जो जीती थी कराची फायर ब्रिगेड ने जीती थी, ठीक है। इतनी और मरकज़ टावर से जो रिकवर किए थे हमने जिंदा खातून को, वो फायर ब्रिगेड की टीम ने किया था। तो ये तमाम, थोड़ा सा इनको टाइम दे दें, ये सब चीजें इनको मालूम है, लेकिन इसमें लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का काम ये है कि वो तमाम कॉर्डन ऑफ कर दें एरिया और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस करवा दें। पहले अभी कोई मशीनरी वहाँ पे दाखिल ना हो और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फायर डिपार्टमेंट जो है वो चीफ फायर अफसर जो है वो उसको जो है ना मॉनिटर करे और देखे पूरे तरीके से, और स्टेप्स जो है सब इन लोगों को पता है तरीके से। होता ये है, जैसे मैं बता रहा था फायजा हेड के ऊपर मैनेजमेंट की, मीडिया की तमाम प्रेशर पे तीसरे दिन हमने मशीनरी इस्तेमाल की और नतीजा ये हुआ कि लोगों के हाथ पांव कटे हुए निकले, ठीक है। तो ये इससे अवॉइड कर दें, ठीक है। सब्र आजमा काम है, तहम्मुल से काम लें, सारे स्टेप्स को फॉलो करें तो लोगों को की ज्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया काजिम अली साहब, साबिक चीफ फायर ऑफिसर। हम आपसे राब्ते में रहेंगे और आपसे गाइडेंस लेते रहेंगे, हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। यकीनन हमारे वो तमाम नाज़रीन जब से कुछ देर पहले इस बात पर इसरार कर रहे होंगे कि फौरी हैवी मशीनरी बुलाकर जल्द से जल्द ऑपरेशन करके लोगों को निकाला जाए, अब उन्हें काजिम अली साहब की बात सुनकर ये समझ में आया होगा कि ये इंतहाई तहम्मुल से किया जाने वाला काम है। हैवी मशीनरी का इस इलाके में दाखिला भी नुकसान का बायस हो सकता है। आराम से थोड़ा थोड़ा करके मलबा हटाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश की जाए।